लालच वो बुरी बला है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर इससे बाहर निकल पाना इतना भी आसान नहीं होता है। आज के कहानी में एक महिला इसी लालच के चक्कर में आके एक ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी वजह से न सिर्फ दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। उत्तर पूर्वी का एक इलाका पड़ता है गोकलपुरी, और इसी गोकलपुरी का एक मोहल्ला आता है भागीरथ विहार। भागीरथ विहार के गली नंबर 13 का रहने वाला राधे श्याम वर्मा, राधे श्याम की पत्नी का नाम बीना वर्मा, राधे श्याम का इकलौता बेटा रवि वर्मा, रवि जिसकी उम्र है 33 साल, रवि जो कि शादीशुदा है, पत्नी का नाम मोनिका वर्मा, मोनिका जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, और एक 5 साल का बेटा राधे श्याम जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर है, रवि जो कि जौहरी नगर में एक कपड़े की दुकान कर रखा है, ठीक ठाक दुकान भी चलता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। रवि अपने पूरे परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 9 अप्रैल 2023 की रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास। राधे श्याम का पूरा परिवार एक साथ खाना वाना खाता है। खाना खाने के बाद राधे श्याम अपनी पत्नी के साथ नीचे के कमरे में सो जाता है और रवि अपनी पत्नी के साथ ऊपर के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन अगले दिन 10 अप्रैल 2023 को सुबह 7 बजे के आसपास जब रवि की आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी पत्नी अभी भी गहरी नींद में सो रही है। चूँकि रवि को सुबह सुबह चाय पीने की आदत थी, जैसे ही नींद से फारिग होता है सबसे पहले अपनी पत्नी मोनिका को जगाता है और कहता है कि मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मोनिका जैसे ही उठती अपने आँख को मसलते हुए नीचे उतरकर किचन के तरफ जाती है। लेकिन मोनिका जब किचन के तरफ जाना शुरू करती है तो देखती है कि ये स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला है और उसमें का सारा सामान जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। मोनिका जब ये स्टोर रूम में जाती है तो उसे समझने में देर नहीं लगता है कि घर में चोरी हुई है। मोनिका जैसे इस तरह की नज़ारा देखती है तुरंत अपने पति को पास बुलाती है। रवि जब उतर करके नीचे आता है, जब स्टोर रूम में जाता है तो रवि को भी समझने में देर नहीं लगता है कि रात के वक्त घर में चोर घुसे थे और उन्होंने घर में चोरी कर लिया है। लेकिन रवि जब इस तरह की नज़ारा देखता है तो रवि सोच में पड़ जाता है कि नीचे के कमरे में चोरी हुई है और माता पिता को कुछ मालूम ही नहीं है। इसीलिए रवि अब अपने माता पिता के कमरे में जाता है। लेकिन रवि जब अपने माता पिता के कमरे में जाता है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख रवि के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल रवि के माता पिता की डेड बॉडी बेड पे पड़ा हुआ था। उन दोनों के गले पे किसी तेज़धार हथियार को चला दिया गया था। रवि जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है वो चीख चीख करके रोने लगता है। रोने की आवाज़ जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, धीरे धीरे रवि के दरवाजे पे इकट्ठा होते हैं। पड़ोसी जब रवि को आवाज़ देते हैं, रवि दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलता है और पड़ोसियों से कहता है कि रात के वक्त मेरे घर में चोर घुसे हैं और उन्होंने मेरे माता पिता की हत्या कर दिया है। रवि जैसे इस तरह की बातें पड़ोसियों से कहता है, पड़ोसी जब घर के अंदर का नज़ारा देखते हैं, रवि को समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी सामान को तुम हाथ मत लगाना, बल्कि इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे दो। आखिरकार रवि भी पड़ोसियों की बात मान लेता है और तुरंत ही इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देता है। रवि जैसे इस बात की सूचना पुलिस को देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ रवि के घर पे पहुंचती है। पुलिस जब रवि के घर पे पहुंचती है तो सबसे पहले रवि के माता पिता के कमरे में जाती है और रवि के माता पिता की डेड बॉडी को चेक करती है। पुलिस जब दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के डेड बॉडी पे कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं था, बल्कि उन दोनों के गले पे एक तेज़धार हथियार को चला दिया गया था, जिसकी वजह से घटनास्थल पे ही दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस रवि से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे घर में और भी कोई सामान चोरी हुआ है? तो रवि कहता है कि साहब तिजोरी में लगभग 3.5 लाख रुपया था और कुछ जेवरात था, सब के सब चोरी हो चुका है। पुलिस रवि से पूछताछ करती है कि क्या तुम लोग रात में दरवाज़ा खोल कर सोते हो? रवि कहता है कि नहीं साहब, दरवाज़ा हमेशा बंद ही रहता है, बल्कि रात के करीब 10 बजे के आसपास मैं ही दरवाज़ा बंद करके ऊपर सोने के लिए गया था और सुबह 7 बजे मैंने ही दरवाज़ा खोला था। रवि जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार चोर कैसे घर के अंदर एंट्री कर गए। पुलिस फिर से रवि से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई और भी दरवाज़ा है? तो रवि कहता है कि हाँ साहब, पीछे की तरफ एक और भी दरवाज़ा है, लेकिन उधर की तरफ अभी तक मैं गया नहीं हूँ। रवि पुलिस वालों को लेकर पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन पुलिस जैसे ही रवि के साथ पीछे के दरवाजे पर जाती है तो देखती है कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है।
दरवाज़ा जब खुला हुआ रवि देखता है तो पुलिस वालों से कहता है कि शायद हो सकता है कि चोर पीछे के रास्ते से घर के अंदर एंट्री किए हैं। लेकिन रवि जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस उस दरवाजे को बड़ी बारीकी से मुआयना करती है। दरवाजे का जो सिटकनी था वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से था। देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दरवाजे को ज़बरदस्ती खोल करके अंदर एंट्री किया गया हो। आखिरकार पुलिस रवि की बात मान लेती है। सबसे पहले रवि के माता पिता की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर रवि के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन अपराधियों के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस भी अपने जीत पर उतर जाती है और इस केस की छानबीन करते हुए एक दिन रवि को ही थाने पर बुलाती है और रवि से कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता के जो भी अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पुलिस जैसी इस तरह की बातें रवि से कहती है तो रवि भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं खुद चाहता हूं कि मेरे माता पिता के जो भी हत्यारे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। रवि जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस रवि से कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। दरअसल हमें शक है कि चोर तुम्हारे घर में ज़बरदस्ती नहीं घुसे हैं बल्कि उन्हें घुसने के लिए दरवाज़ा खोला गया है। क्या दरवाज़ा तुमने खोला था? इस पर रवि कहता है कि नहीं साहब, दरवाज़ा मैंने नहीं खोला था। रवि जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस रवि से कहती है कि हमें शक है कि दरवाज़ा शायद तुम्हारी पत्नी ने खोला है, क्योंकि जब हमने तुम्हारी पत्नी के मोबाइल का सीडीआर निकाला तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पे तुम्हारी पत्नी पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही है। हमें शक है कि शायद इस हत्या में तुम्हारी पत्नी का कोई हाथ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। पुलिस जब इस तरह की बातें रवि से कहती है तो रवि भी पुलिस वालों को जवाब देता है कि हाँ साहब, मुझे भी अपनी पत्नी के ऊपर शक है, क्योंकि मैंने भी अपनी पत्नी को देर रात तक किसी से बातचीत करते हुए देखा था। जब मैंने उसे पूछा तो उसने साफ कह दिया कि मैं अपनी सहेली से बातचीत कर रही। रवि पुलिस वालों से पूछताछ करता है कि मेरी पत्नी जिस नंबर पर बातचीत करती है वो कौन है। इस पे पुलिस वाले रवि को बताते हैं कि उस नंबर का जब डिटेल्स हमने निकाला तो वह नंबर किसी आशीष भार्गव के नाम पर रजिस्टर्ड है और यह आशीष गाजियाबाद के शास्त्री नगर का रहने वाला है। पुलिस रवि से कहती है कि पूछताछ के लिए तुम्हारी पत्नी को थाने बुलाना पड़ेगा। रवि भी पुलिस की बात मान जाता है, इसीलिए पुलिस अब मोनिका को थाने पर बुलाती है। लेकिन मोनिका जैसे ही थाने पर पहुंचती है पुलिस वालों को देखकर थरथर कांपने लगती है। पुलिस अंधेरे में एक तीर चलाती है और पुलिस मोनिका से कहती है कि तुम्हारे सास ससुर को जिसने भी हत्या किया है, दरअसल हमने उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम आशीष है। बेहतर है कि तुम भी अपनी सच्चाई कबूल कर लो, क्योंकि आशीष ने सारी सच्चाई उगल दिया है। पुलिस जैसे ही आशीष का नाम मोनिका के सामने रखती है, आशीष का नाम सुनकर मोनिका एकदम से डर जाती है। मोनिका को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार पुलिस वालों को आशीष के बारे में कैसे मालूम चला। पुलिस जब मोनिका को डराने की कोशिश करती है, आखिरकार मोनिका भी डर कर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन मोनिका जैसे ही अपना सच्चाई कबूल करती है तब पुलिस मोनिका से आशीष के बारे में पूछताछ करती है कि आशीष है कहाँ पे। लेकिन पुलिस जैसे ही इस तरह की सवाल मोनिका से करती है तो मोनिका भी समझ जाती है कि पुलिस वालों ने उसके साथ गेम खेला है। लेकिन तब तक मोनिका सारी सच्चाई उगल चुकी थी। आखिरकार मजबूर होकर आशीष का पता बता देती है। लेकिन मोनिका जैसे ही आशीष का पता बताती है, पुलिस अपने टीम के साथ उस पते पर जाती है और आशीष को गाजियाबाद के शास्त्री नगर से उसके घर से अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन आशीष जब थाने पहुंचता है और अपने सामने मोनिका को जब देखता है तो आशीष को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। फिर पुलिस मोनिका और आशीष को दोनों को एक साथ बिठाकर और दोनों से इस हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन मोनिका जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो इसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी मोनिका के तरफ अजीब नज़रों से देखते ही रह जाते हैं। रवि के पिता राधे श्याम कुछ साल पहले अपने नौकरी से रिटायर्ड हुए थे, लेकिन जैसे ही नौकरी से रिटायर्ड हो जाते हैं राधे श्याम को घर पे मन नहीं लगता है, इसीलिए अपने घर में ही किराने का दुकान खोल लेते हैं। उसके बाद से राधे श्याम और उसकी पत्नी दोनों मिलकर किराने का दुकान चलाने लगते हैं। इधर रवि जब सुबह सुबह दुकान पे चला जाता है, उसके माता पिता किराना का दुकान संभालने लगते हैं। मोनिका का बेटा जब स्कूल चला जाता है, मोनिका घर में अकेले पड़ जाती है। मोनिका का टाइम ही नहीं पास हो पाता है, इसीलिए मोनिका अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल का सहारा लेती है। एक दिन मोनिका अपना फ़ोटो फेसबुक पर पोस्ट करती है, लेकिन मोनिका जैसे ही अपना फ़ोटो फेसबुक पर पोस्ट करती है, उसी फ़ोटो पे
आशीष भार्गव उधर से कमेंट करता है और उसकी फ़ोटो की ढेरों सारी तारीफ़ करता है। आशीष जब मोनिका के फ़ोटो पे कमेंट करता है, उस कमेंट को पढ़कर मोनिका को भी काफ़ी हद तक पसंद आता है। इसीलिए मोनिका आशीष की प्रोफाइल खोल करके चेक करने लगती है। लेकिन मोनिका जब आशीष की प्रोफाइल जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि आशीष गाज़ियाबाद का ही रहने वाला है, जो देखने में बेहद ही हैंडसम है। कहीं ना कहीं मोनिका को आशीष पसंद आ जाता है और फिर मोनिका उसी फेसबुक के ज़रिए आशीष को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। लेकिन जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, आशीष फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और फेसबुक के चैट के ज़रिए ही मोनिका से चैट करने लगता है। आशीष जब फेसबुक के चैट के ज़रिए मोनिका से चैटिंग करना शुरू करता है, मोनिका को भी कहीं ना कहीं आशीष पसंद आ जाता है। चैटिंग करते करते आखिरकार मोनिका और आशीष के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। आशीष और मोनिका के बीच में जब गहरी दोस्ती हो जाती है, आशीष मोनिका से मिलने के लिए कहता है। लेकिन आशीष जैसे ही मोनिका से मिलने के लिए कहता है, मोनिका भी आशीष से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और आखिरकार एक दिन दिल्ली के इंडिया गेट पे दोनों की मुलाकात होती है। आशीष और मोनिका जब दोनों पहली बार एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, पहली नज़र में दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन मोनिका जब आशीष से मुलाकात करती है, आशीष से अपनी सारी सच्चाई बता देती है। कहती है कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरा एक 5 साल का बेटा भी है। लेकिन मोनिका जब अपनी सारी सच्चाई आशीष से बताती है, सब कुछ सुनने के बावजूद भी आशीष मोनिका से कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। आशीष जैसे इस तरह की बातें मोनिका से कहता है, मोनिका भी आशीष के प्यार में इस कदर से अंधी हो जाती है कि आशीष से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये शादी इतना आसान नहीं था, क्योंकि मोनिका शादीशुदा थी। आशीष कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो और हम भाग कर शादी कर लेते हैं। लेकिन मोनिका कहती है कि मैं अपने बेटे को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए मेरे पास एक उपाय है कि क्यों ना तुम मेरे सास ससुर को इस दुनिया से हटा दो, क्योंकि मेरे सास ससुर के पास ढेरों सारी संपत्ति है। जैसे ही तुम मेरे सास ससुर को इस दुनिया से हटा दोगे, थोड़ा सा जब वक्त बीतेगा, मौका निकाल कर मैं अपने पति को भी इस दुनिया से हटा दूंगी। उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेंगे और मेरे ही संपत्ति पे, मेरे ही घर में बड़ी खुशहाल तरीके से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मोनिका जब अपने पूरे प्रॉपर्टी के बारे में आशीष से बताती है, तो आशीष भी मोनिका की प्रॉपर्टी के लालच में आ जाता है और फिर मोनिका के काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। आशीष मोनिका का काम करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन यह काम आशीष के अकेले बस का नहीं था। इसीलिए आशीष इस काम को करने के लिए अपने एक दोस्त विराट को शामिल कर लेता है। विराट, जिसकी उम्र है लगभग 29 साल, और इसी षड्यंत्र के तहत 9 अप्रैल 2023 के रात्रि के वक्त राधे श्याम का पूरा परिवार जब खाना खा रहा था, खाना खाने के बाद जब पूरा परिवार सोने के लिए चला जाता है, उसी रात को ही मोनिका फ़ोन करके आशीष को अपने घर पे बुलाती है। लेकिन आशीष जब मोनिका के घर पे जाता है तो अपने साथ में अपने दोस्त विराट को भी ले लेता है और रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास मोनिका के घर के पिछले दरवाजे पे जाता है और वहाँ से जाकर मोनिका के नंबर पे फ़ोन करता है। जैसे ही मोनिका के नंबर पे फ़ोन करता है, मोनिका नीचे उतर कर आती है और घर के पीछे का दरवाज़ा खोल देती है और फिर दोनों को लेकर ऊपर कमरे में चली जाती है। उस वक्त मोनिका का पति गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके बाद से आशीष और उसका दोस्त और मोनिका तीनों नीचे उतर कर आते हैं और मोनिका अपने सास ससुर के कमरे में लेकर जाती है। उस वक्त उसके सास ससुर भी काफ़ी गहरी नींद में सोए हुए थे। गहरी नींद में ही आशीष अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालता है और दोनों के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन मोनिका इस हत्या को लूट का अंजाम दिखाने के लिए अपनी तिजोरी को खोलती है और उसमें से 3.5 लाख रुपया निकालकर, जेवर को निकालकर आशीष को दे देती है। आशीष 3.5 लाख रुपया और उस जेवर को लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और अपने दोस्त के साथ वापस अपने घर पे चला आता है। वाकई में मोनिका जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस मोनिका के ही तहरीर पे आशीष के दोस्त विराट को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन मोनिका जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस जब ये पूरी कहानी सुनती है तो सुनने के बाद मोनिका के तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए कहती है कि मात्र तुम्हारी एक छोटी सी लालच की वजह से तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।